अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली। आप देख रहे हैं ये एकेडमिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 10th बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर होने वाले डिसऑर्डर्स को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि पहला हम डिस्कस करने लगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली हमने ब्रोंक्यूल्स पढ़ा था। ब्रोंक्यूल्स के होने वाली उनके अंदर होने वाली सोजिश इन्फ्लेमेशन को जो है ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा पैदा होता है, म्यूकस की सिक्रेशंस पैदा होती हैं जिससे ट्यूब्स की दीवारें तंग हो जाती हैं, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत आती है। अब इसकी जो रीजंस हैं, इसकी जो काजेज हैं, वजूहात क्या हैं, वायरल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो ब्रोंकाइटिस की वजूहात बन सकते हैं। आगे इसका जो है नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि ब्रोंकाइटिस की इकसाम कितनी है, ठीक है। दो इकसाम है ब्रोंकाइटिस की, क्रॉनिक और एक्यूट। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो थोड़े अरसे तक रहने वाला होता है और ये जल्दी क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट इसका जल्दी हो जाता है और मरीज जो है बगैर अपने फेफड़ों को नुकसान किए जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाता है। दूसरा जो है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 3 माह से 2 साल तक रहता है, ठीक है, और ये ज्यादा लंबा अरसा तक रहने वाला ब्रोंकाइटिस होता है। इसके बाद आती है हमारी जो इसकी सिम्टम्स हैं, अलामात है, तो सांस में हल्की खरखराहट जो है, बुखार, सर्दी लगना और सांस में तंगी इसकी अलामात में शामिल है। हेडिंग्स मैंने बनाई हुई है। ब्रोंकाइटिस एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, तो हेडिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाइटिस की हेडिंग आप देंगे, फिर रीजंस या काजेस, ठीक है, टाइप्स, फिर है सिम्टम्स। अब आ जाएंगे हम दूसरी डिसऑर्डर पर, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बेसिकली जहां पर गैसों का तबादला होता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के सैक्स टूटते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि उसके सैक्स टूटने के बाद उसका रकबा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे एक्सहेलेशन, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़े रिलैक्स हो जाने चाहिए, तो इस बीमारी में फेफड़े वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाते, ठीक है। तो इस हालत को जो है हम एम्फीसीमा कहते हैं। इसके बाद इसकी अलामात जो है वो है वजन में कमी, ठीक है, सांस में तंगी, थकावट वगैरह और बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। चूंकि इसमें मेजर जो हमारा एक सिस्टम है एल्वियोलाई, जहां पर गैसों का तबादला होता है, उसके सैक्स टूट रहे हैं, ठीक है, और इसलिए इसकी वजह से बार बार जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। अब इसकी अलामात की बेस पर अगर देखा जाए तो जब तक ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तब तक मरीज जो है 50 to 70% अपने फेफड़ों का टिश्यू खो चुका होता है, यानी कि उस वक्त गुजर चुका होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अगला टॉपिक हमारा निमोनिया। तीसरी बीमारी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, निमोनिया। ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ठीक है, और अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसकी जो बड़ी वजह है कि एक फंगस है, एक बैक्टीरियम है जिसको स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई कहते हैं, ये उसकी वजह बनता है, ठीक है। अब चूंकि इसकी अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, इसमें भी सर्दी लगना, सांस में तंगी वगैरह, तेज बुखार, फिर बलगम, बड़ी खांसी जो है, फिर कपकपाहट, शिवरिंग इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है, और जो है इसमें मरीज की रंगत जो है वो पर्पलिश हो जाती है, अर्गवानी माइल जिसको हम कहते हैं, और स्याही डार्किश भी हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है कि खून में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। इस बीमारी में चूंकि बेसिकली वो एल्वियोलाई के अंदर पस भर जाता है, ठीक है, म्यूकस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और एल्वियोलाई जो है वो म्यूकस से भर जाती है, इसलिए बलगम, बड़ी खांसी भी आती है और सांस में खरखराहट भी होती है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो वैक्सीन मौजूद है, निमोनिया के इलाज के लिए वैक्सीन मौजूद है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई के इलाज के लिए वैक्सीन मौजूद है, और मजीद जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं हम एस्थमा, जिसको हम दमा भी कहते हैं। दमा बेसिकली ब्रोंकाई की सोजिश है, ब्रोंक्यूल्स की सोजिश है, ठीक है। इसमें जो नालियां ना वो सेंसिटिव हो जाती हैं चंद अवामिल को लेकर, चंद फैक्टर जो है उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एलर्जेंस वगैरह हो गए, ठीक है। एलर्जेंस में सिगरेट का धुआं भी हो सकता है, गर्द, मिट्टी, पोलन्स जो हैं, ये इनके लिए एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव हो जाती है। अगर इनमें से किसी एक से भी सामना होता है कि अगर मरीज धुएं में चला गया है या उसको डस्ट पार्टिकल्स सांस के अंदर चले गए हैं, तो नालियां फौरी और गैर मामूली रद्द-ए-अमल करती हैं, ठीक है, और मरीज की हालत गैर हो जाती है, ठीक है। इसकी जो अलामात है वो भी सांस उखड़ना, चूंकि ये सेंसिटिव हो जाती है नालियां और वो गैर मामूली रद्द-ए-अमल करती है तो सांस उखड़ता है, फिर खरखराहट है, सांस में तंगी है, और जो है ना वो सीने के अंदर तंगी का एहसास है, ठीक है, चूंकि इसके अंदर वो नालियां चूंकि सेंसिटिव होती हैं और तंग हो जाती हैं, म्यूकस की सिक्रेशंस खारिज होने की वजह से नालियां तंग हो जाती हैं, और जब किसी ऐसे एलर्जन का सामना होता है तो नालियां गैर मामूली रद्द-ए-अमल का सामना करती हैं। और इसके ट्रीटमेंट में जो है हम ऐसे इनहेलर्स देते हैं
कि उन नालियों को खोलने की ताकत रखते हो, ठीक है। इस तरह इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इनका कोई मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी किसी ऐसे एलर्जन का सामना होता है तो वो जब नालियां रिएक्ट करती हैं तो फौरी तौर पर इन्हें हिलर दिया जाता है ताकि वो नालियों को खोल दें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस, फिर हमने पढ़ा एम्फीसीमा, फिर हमने पढ़ा निमोनिया और फिर हमने पढ़ा एस्थमा यानी कि दमा।